गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBAPO आपके लिए लेकर आया हूँ IBPS RRB प्री 2020 को टारगेट करते हुए एक और बहुत ही अच्छा रीजनिंग का सेक्शन। देखिए, इस सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी मैं 15 सेशंस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपके RRB की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। प्री को हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर डेली राउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ। आज भी 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे देख लीजिए। मंथ बेस्ड पजल रहेगी, एक बॉक्स बेस्ड पजल, देन कोडिंग डिकोडिंग SSC पैटर्न वाले जो सिंगल क्वेश्चंस रहते हैं उसके कुछ सवाल, न्यू पैटर्न से लॉक्स, अल्फ़ाबेट सीरीज और एंड हम करेंगे एक ब्लड रिलेशन पजल के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं की है तो मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़, आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एसेंशियल पार्ट रहता है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आप कितना कैसा या कितना परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करते हो तो ऐसा लगता है सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सवाल सारे सॉल्व हो रहे हैं, पर जब एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है तब आपकी एफिशिएंसी नीचे आ जाती है। आप यूज़ टू नहीं रहते हैं उस स्ट्रक्चर के साथ, तो उस स्ट्रक्चर से यूज़ टू होने में प्लस जो जो आपकी कमियां हैं उनको सही करने में, उन पे काम करने में थोड़े आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक का। उनका डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा कुछ ऑफर्स अभी करंटली चल रहे हैं, उनके ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। एक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके आप अटेम्प्ट कीजिएगा। RRBPO प्री के लिए वो टेस्ट है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लान जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए और आज से ही अच्छे से तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सवाल है। सवाल मंथ बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम कितना लगेगा सर? 3 से 3.5 मिनट का समय आपको देना है इस सवाल को। चलिए लेट्स सी। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, फटाफट फटाफट सोल्यूशन देखेंगे। क्या दे रखा है? 8 लोग आपको दिए गए हैं, 3 महीने आपको दिए गए हैं और 3 महीने मार्च, जून और दिसंबर दिया है। सच डैट नॉट लेस देन 2 पर्सन्स एंड नॉट मोर देन 3 पर्सन्स वर बॉर्न इन द सेम मंथ। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि एक महीने में कम से कम 2 लोगों का जन्म हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों का जन्म हुआ है। तो 2 से कम वैल्यू नहीं हो सकती और 3 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो एक महीने में या तो 2 पर्सन्स का जन्म होगा या फिर 3 पर्सन्स का। अब सभी पर्सन अलग अलग फ्रूट्स पसंद करते हैं। 8 आपको यहाँ पर फ्रूट्स दे रखे हैं। अब अरेंजमेंट बनाना सबसे ज़्यादा क्रूशल रहेगा। सबसे ज़्यादा ट्रिकी यहीं पर है कि सर इसका अरेंजमेंट हम कैसे बनाएं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है 2 है या 3 है। तो अभी के लिए आप एक बार अरेंजमेंट को एक बार पॉज कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि किसी भी मंथ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रही है। क्योंकि किसी भी मंथ में अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई तो बाकी मंथ्स का भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, पहली इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़िए। ओनली Q and W वर बॉर्न इन द मार्च। इसका मतलब मार्च का क्लियर कर दिया है कि मार्च में 2 ही लोगों का जन्म होगा। मुझे मार्च में अगर 2 ही लोगों का जन्म होगा तो मुझे एक बात बताइए, आपका जून और दिसंबर का भी डिसाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सर 2 लोग निकाल दीजिए, 8 में से पीछे 6 लोग बचे। अब ये 6 लोग कैसे कैसे बैठ सकते हैं? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये चीज़ आते ही अब आप अरेंजमेंट आराम से बना सकते हैं। कैसे? मार्च एक बंदा, 2 बंदा, और जून में 1 2 3 3 पर्सन है, और दिसंबर में भी आपके 1 2 3 3 पर्सन है। ठीक है सर, इस तरह से प्लेस किया। इनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे और उनके फ्रूट्स आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या कर लोगे? बेसिक आउटले बना लोगे। इस तरह से आपका बेसिक आउटले बन जाएगा। चलिए यहाँ पर कंप्लीट है। अब बारी बारी से अरेंजमेंट देखते हैं क्या दे रखा है। आर लाइक्स एप्पल वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ एज टी। आर और टी का जन्म एक में हो। उससे पहले एक बार ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, क्यू और डब्ल्यू का मार्च में है। तो क्यू और डब्ल्यू मार्च में आ चुके हैं। अब आर और टी एक ही महीने में है, आर और टी सेम है, तो इस तरह से सेम लिख लीजिए। और टी का फ्रूट आपको नहीं, सॉरी, आर का फ्रूट आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है? एप्पल दिया हुआ है। ठीक है सर, नोट कर लिया इस चीज़ को यहाँ पर। आर वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आर का दिसंबर में नहीं हुआ है, मार्च में ऑलरेडी फिक्स है, तो एक ही जगह बची है जून। तो जून में दोनों आर और टी आपके आ जाएंगे। आर को क्या पसंद है? एप्पल फ्रूट पसंद है। ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया आपने। द वन हु लाइक्स मैंगो वॉज बॉर्न इन जून। मैंगो वाला जून में था। आगे पढ़िए, इससे रिलेटेड कुछ है। टी डज नॉट लाइक मैंगो। अब टी को मैंगो पसंद नहीं है। अब जून में फिर एक ही जगह बची है तीसरी, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? मैंगो आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यू वॉज नॉट बोर्न इन द सेम मंथ एज टी। यू का टी वाले महीने में जन्म नहीं हुआ है, तो यू की जगह कहाँ बची है सर? सिर्फ दिसंबर में, तो यहाँ पर आपका यू आ जाएगा।
एस लाइक्स चेरी एंड वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ एज यू। ठीक है, तो एस को चेरी पसंद है, यू का दिसंबर में, तो एस का भी दिसंबर में। वी डज नॉट लाइक मैंगो, वी को मैंगो पसंद नहीं, तो वी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो वी के लिए एक ही जगह बची है सर, वी दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है सर। अब अगर आप पर्सन्स के कॉलम में देखें तो एक ही पर्सन बचा है, कौन सर, पी बचा है, तो पी को यहाँ पर प्लेस कर लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रूट्स बचे हैं, उनको प्लेस कर लेंगे। द वन हु लाइक्स कीवी एंड द वन हु लाइक्स बनाना वाज बॉर्न इन द सेम मंथ। कीवी और बनाना सेम मंथ में। ठीक है सर, कीवी और बनाना, तो मार्च में भी कीवी बनाना आ सकते हैं, दिसंबर में भी कीवी बनाना आ सकते हैं। जून में अब जगह है नहीं दो फ्रूट्स के लिए। और क्या बोल रखा था, द वन हु लाइक्स कीवी वॉज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ एज डब्ल्यू। डब्ल्यू वाले महीने में कीवी नहीं आया, तो इसका मतलब कीवी मार्च में नहीं आएगा, तो कीवी के लिए की जगह बची है दिसंबर में। तो या तो यू पर या फिर वी पर कीवी स्लैश, और कीवी के साथ कौन सा था, बनाना था, बनाना है। ठीक है सर। अब आगे बोल रखा है यू डज नॉट लाइक कीवी, यू पे कीवी नहीं आ सकता, तो यू पे कौन आ जाएगा सर, बनाना आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, कीवी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब और कौन बच गया है, द वन हु लाइक्स गुआवा वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ एज पी। पी वाले महीने में गुआवा है, तो टी के सामने कौन आ जाएगा, गुआवा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब दे रखा था सर क्यू डज नॉट लाइक पीच, क्यू को पीच नहीं पसंद है, इसका मतलब डब्ल्यू को पीच पसंद होगा। अब फ्रूट में सिर्फ एक फ्रूट बचा है, वो है ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ पर आ जाएगा, क्यू वाली जगह पर आ जाएगा। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक सीक्वेंस बेस्ड पज़ल है, बॉक्स बेस्ड टाइप पज़ल है। पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, इजी सवाल है, आराम से आप टाइम के अंदर सॉल्व कर लोगे। 3 मिनट का, 2.5 से 3 मिनट का समय मोर देन सफिशिएंट है। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या दे रखा था आपको, यहाँ पर 7 डिफरेंट बॉल्स दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। इन सभी बॉल्स में 7 अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं। चलिए, द बॉल विच इज़ ऑफ एप्पल फ्रूट इज प्लेस्ड इमीजिएटली अबाउट टी। टी के जस्ट ऊपर कौन आएगा सर, टी के जस्ट ऊपर आपका एप्पल आएगा। देर आर ओनली 2 बॉल्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एप्पल। डब्ल्यू और एप्पल के बीच में कितने का गैप है सर, 2 बॉल का गैप है। ठीक है सर, इनको प्लेस कर दिए। बॉल विच इज़ ऑफ ऑरेंज फ्रूट इज अबाउट डब्ल्यू बट नॉट इमीजिएटली अबाउ। ऑरेंज वाला कहाँ पर है सर, डब्ल्यू के ऊपर है, पर इमीजिएटली नहीं है, मतलब कम से कम एक का तो गैप रहेगा ही रहेगा, ग्रेटर इक्वल से रिप्रेजेंट कर दिया। ओनली 3 बॉल्स आर देयर बिटवीन वी एंड ऑरेंज। वी और ऑरेंज के बीच में 1 2 3 3 का फ़र्क है, तो ठीक है सर, ये चीज़ हमने लिख दी है। द बॉल विच इज़ ऑफ चेरी फ्रूट इज इमीजिएटली अबव वी। वी के जस्ट ऊपर कौन आ रहा है सर, वी के जस्ट ऊपर आपका चेरी आ रहा है। ठीक है। द बॉल विच इज़ ऑफ लीची फ्रूट इज इमीजिएटली अबव जेड। जेड के जस्ट ऊपर कौन है, लीची है। ठीक है सर, प्लेस कर दिए। ओनली 1 बॉल इज देयर बिटवीन यू एंड एक्स। बॉल यू इज अबव एक्स। ठीक है, यू एक्स के ऊपर है, तो इस तरह से आप क्या कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नाइदर बॉल यू नॉर टी इज ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट। यू और टी दोनों ही क्या हैं, पाइनएप्पल फ्रूट के बॉल नहीं। टी इज़ नॉट ऑफ बनाना फ्रूट। टी भी क्या है, बनाना फ्रूट नहीं। टी क्रॉस बनाना कर दिया। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन, अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, कहीं पर भी अरेंजमेंट में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रही है, तो अब क्या किया जाए सर। देखिए, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए जहाँ पे कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे। जैसे कि एप्पल से अगर हम स्टार्ट करें, टी के जस्ट ऊपर कौन आ रहा है सर, टी के जस्ट ऊपर आपका एप्पल आ रहा है, तो लेट्स से ऐसे स्टार्ट करते हैं। टी के जस्ट ऊपर कौन आ रहा है, आपके पास एप्पल आ रहा है। अब एप्पल और डब्ल्यू में 2 का गैप है, तो 2 केस आप बना सकते हैं, इस तरह से 2 केसेस आप बना सकते हैं। एक बार तो क्या हो जाएगा, 2 का गैप आपको ऊपर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाते हैं, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। यहाँ से लेते हैं, टी, यहाँ कौन आ गया आपका, एप्पल आ गया। ठीक है, एक और केस बनाया, टी, और यहाँ पर क्या आ गया सर, आपका एप्पल आ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन नोटेड। अब डब्ल्यू और एप्पल में कितने का गैप था सर, डब्ल्यू और एप्पल में था आपका 2 का गैप था। ठीक है, तो 2 का गैप आपका कैसे कैसे आ सकता है, एक बार तो ऊपर आ सकता है, तो ऊपर लेके देख लीजिए, 1 2, 2 का गैप आया, और यहाँ पर कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस फिक्स। दूसरा क्या हो सकता है सर, 2 का गैप नीचे की तरफ आए, 2 का गैप कहाँ है, नीचे की तरफ आए। ठीक है सर, ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 1
ये आपका 2, यहाँ पर कौन आ गया, डब्ल्यू आ गया। अब सर और क्या बता रखा था सर, ये इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर लिया, इसको हटा दीजिए। डब्ल्यू के ऊपर ऑरेंज आएगा और कम से कम एक का गैप रहेगा, तो सर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 आ चुके हैं, तो एक से ज़्यादा का गैप तो वैसे भी नहीं हो सकता, नहीं तो नंबर ऑफ़ बॉल्स 7 से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है सर, तो एक का गैप यहाँ पर ऑरेंज को जैसे ही प्लेस करोगे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस फिक्स हो जाते हैं। अब डब्ल्यू के ऊपर ऑरेंज आता है तो इसमें कई पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसको एक बार होल्ड पे रख दीजिए, इस पर ध्यान ही मत दीजिए। ठीक है सर, इसी पे फोकस करते हैं हम, क्योंकि ये आराम से बनता रहेगा। अब ऑरेंज और वी में कितने का गैप है, 3 का, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, वी आ जाएगा, यहाँ पर आपका वी आ जाएगा। ठीक है सर, वी के जस्ट ऊपर कौन है, वी के जस्ट ऊपर सर चेरी है, तो इसको चेरी को प्लेस कर दिया, बहुत ही बढ़िया, ये इन्फॉर्मेशन सीधा यूज़ हो गया। अब सर आपके पास सवाल आता है कि यू और एक्स में एक का गैप है, यू और टी दोनों के सामने पाइनएप्पल नहीं है। ठीक है, यू और एक्स में एक का गैप कैसे कैसे अचीव कर सकते हो सर, एक तो ऐसे अचीव कर सकते हो इस पोजीशन और इस पोजीशन में, दूसरा आप अचीव कर सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, जेड के जस्ट ऊपर कौन आता है, लीची आता है। जेड के जस्ट ऊपर कौन आएगा सर, लीची आएगा। ठीक है सर, हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपने यू यहाँ पर रखा, एक्स यहाँ पर रखा, यू एक्स यहाँ पर रखते ही जेड के जस्ट ऊपर लीची की इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं क्या आप, जेड को यहाँ तो रख नहीं सकते, ऊपर लीची की जगह नहीं बची, यहाँ पर भी जेड नहीं रख सकते क्योंकि ऊपर कौन आ जाएगा, ऑरेंज। तो इसका मतलब यू और एक्स की पोजीशन यहाँ पर नहीं फिक्स हो सकती। अब यू और एक्स की पोजीशन अगर यहाँ पर फिक्स नहीं हो सकती तो सिर्फ एक केस बचा है सर, कौन सा, कि यू को आप यहाँ रखिए, एक्स को यहाँ रखिए। अब सर जेड और लीची कहाँ रखोगे सर, जेड को आप यहाँ रखिए और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, लीची आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। अब बोल रखा था यू और टी के सामने बनाना, सॉरी पाइनएप्पल नहीं आता, तो यू के सामने भी पाइनएप्पल नहीं, टी के सामने भी पाइनएप्पल नहीं, तो पाइनएप्पल की एक ही जगह है, पाइनएप्पल आ जाएगा डब्ल्यू के सामने। अब बॉल्स के नेम के सेक्शन में देखें तो सिर्फ वाई बचा है, वाई आपका सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है सर, अब सर और बोल रखा था कि टी के सामने बनाना नहीं है, टी के सामने बनाना नहीं है, तो सर बनाना के लिए एक ही जगह बचेगी, वो है यू, यहाँ पर बनाना आ जाएगा। अब सर कौन बच गया है, अब सर एक ही फ्रूट्स आपके पास बचा है, ग्रेप्स। ग्रेप्स किसके सामने आ जाएगा, टी के सामने, और आपकी अरेंजमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो सेकंड केस से हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, पहले केस में हमने अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली। चलिए, एसएससी पैटर्न पे कुछ कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं, जल्दी से चेक करके सॉल्व कीजिए। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब भी इस तरह के आपके पास सवाल आए ना, तो मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो आप देख लीजिए, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। बाकी मेरा जो तरीका रहता है वो इस तरह से रहता है कि मैं जो वर्ड दिया होता है वो लिखता हूँ, उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखता हूँ, NTNAGEMAM। ये लिखते ही सर मुझे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ऊपर वाले वर्ड्स को ही नीचे लिखा गया है, पर अलग अलग अरेंजमेंट में लिखा गया है। अरेंजमेंट क्या क्या है ये आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं ये एंटी की दो दो के पेयर में अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एंटी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एम ई कहाँ लिखा हुआ है सर, ये एम ई आपका यहाँ पर आ गया है। ये जी को वैसे का वैसा उसके जस्ट नीचे लिख दिया गया है। फिर ये एन ए को कहाँ लिखा गया है, इस एन ए को सर इस तरफ लिखा गया है, और इस एम ए को कहाँ लिखा गया है, इस तरफ। तो सर इसमें सीक्वेंस क्या बैठी, देखो बीच वाले पेयर को छोड़ दो, जी ई वाले पेयर को छोड़ दो, उसको वैसे के वैसे लिखा जा रहा है। पीछे से अगर आप पेयरिंग करो तो ये पहला पेयर लेफ्ट में लगेगा, फिर दूसरा पेयर राइट में लगेगा, फिर तीसरा पेयर लेफ्ट में लगेगा, फिर चौथा पेयर राइट में लगेगा। तो लेफ्ट राइट ऐसे आपको करना है, पर पीछे से स्टार्ट करना है, राइट एंड से स्टार्ट करना है। और जो मिडल वाला जो पेयर है उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा का सीधा लिखना है। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट आपको दिया है, इसको कैसे बनाएंगे हम देखिएगा, DSTRIBUT। तो सबसे पहले तो मिडल वाला जो है उसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, वो RI है। तो RI को ऐसा कीजिए, RI को RI की तरह लिख लीजिए, इस पर तो ध्यान ही मत दीजिएगा। ठीक है सर, अब पीछे से स्टार्ट करते हैं। TE को यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद आता है BO को राइट हैंड पे लिखा, फिर आता है सर ST को लेफ्ट हैंड पे रखा, फिर आता है सर DI को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट है। अब ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, ये थोड़ा सा आसान सवाल है, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी, वही तरीका मैं अपनाऊंगा। सिस्टम आपको दिया गया था, नीचे इसका मैं कोड लिखूंगा NVGHBH। बहुत ही क्लियर है सर, देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है। कैसे सर, S और H का मुझे सीधा पता है क्या है, रिवर्स लेटर्स हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। Y और B क्या है, रिवर्स।
एस और एच रिवर्स, टी और जी रिवर्स, ई और वी रिवर्स, एम और एन क्या है रिवर्स। तो बेसिकली क्या है, अपोजिट ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट वाला लास्ट में और लास्ट वाला फर्स्ट में जा रहा है। और कैसे जा रहा है सर, उसका बिल्कुल रिवर्स लेटर लिखा जा रहा है। जैसे कि आप फ्रैक्शन को अगर चेक करें, अगर हम फ्रैक्शन को चेक करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, एफ का बिल्कुल लास्ट में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है सर। आर का बिल्कुल लास्ट में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ए का बिल्कुल लास्ट में जेड आ जाएगा। सी का बिल्कुल लास्ट में कितना आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा। टी का बिल्कुल लास्ट में क्या आ जाएगा सर, जी आ जाएगा सर। आई का क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओ का क्या आ जाएगा सर, एल आ जाएगा। एन का क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो बहुत सिंपल है, वर्ड के जस्ट नीचे आप कोड लिख लीजिए। अगर सेम लेटर्स है तो बस आपको ऑर्डरिंग आगे पीछे की चेक करनी है। अगर डिफरेंट लेटर्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, आपको पैटर्न मिल जाएगा। अब आगे बढ़े उससे पहले एक बार करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग थोड़ा सी 2 मिनट का टाइम लूँगा मैं आपका। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स का कोई सोर्स डिसाइड नहीं किया है तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। अब सब्सक्रिप्शन का नाम सुन के घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेमेंट आपसे ले नहीं रही है। सिर्फ मात्र 315 रुपीज़ में, मात्र 315 रुपये में पूरे साल का आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पूरे ईयरली जितने भी करंट अफेयर्स है पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से ये दिए जाते हैं, मंथली, वीकली, पॉकेट पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंगली आप पीडीएफ्स पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब यार अभी आप प्री के सेशन में मैं करंट अफेयर्स की बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए अगर आप करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इसको अपना स्कोरिंग सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो प्री के रिजल्ट तक का वेट मत कीजिएगा। उसके बाद फिर वो स्कोरिंग नहीं रहेगा, बस काम चलाओ चल पाएगा। सिर्फ कट ऑफ क्लियर होगा, स्कोर नहीं कर पाओगे। स्कोर अगर अच्छा करना चाहते हो तो अभी से 30 से 35 मिनट डेली आपको करंट अफेयर्स को देना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो विंडो अपीयर हो उसमें 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा हमारी चैनल का नेम वर्चुअस, और 315 रुपये पे करके आज ही अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसको सीरियसली लीजिएगा, लीनियंटली अगर लेंगे तो बाद में आप पछताएंगे। देखिए जनरली लोग इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की तो अच्छे से तैयारी करते हैं, पर इस चक्कर में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को निगलेक्ट करते हैं। और जनरल अवेयरनेस का आजकल मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो रहता है करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है। जैसे कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2015 में, तो स्टैटिक का काफ़ी वेटेज रहता था, करंट अफेयर्स का नहीं रहता था। पर अब टाइम चेंज हो चुका है, पिछले 2-3 साल से करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए 315 रुपये का, और आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन। अब कुछ सिलॉग्स के सवाल देख लेते हैं, न्यू पैटर्न सिलॉग्स, जिसकी आपकी हमेशा डिमांड रहती है। लेट्स सी, एक बार चेक कर लें फटाफट से, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया हो तो। ओनली अ फ्यू गूगल आर याहू। ओनली अ फ्यू का मतलब सभी को पता है, सम और सम नॉट दोनों का रिलेशन आता है सर। तो ये रहा सम का रिलेशन, और ये रहा गूगल का याहू से सम नॉट का रिलेशन। नॉट अ सिंगल गूगल इज़ जी मेल। नॉट अ सिंगल का मतलब नो होता है, कोई भी गूगल क्या है, जी मेल नहीं है। 0% याहू आर ईमेल। अब 0% का मतलब क्या हुआ, 0% का मतलब सर नो होता है, कोई भी याहू क्या है, ईमेल नहीं है। चलिए पहला कंक्लूजन देखेंगे, नो जीमेल इज़ याहू। ऐसा कुछ नहीं है सर, जीमेल याहू में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं। नो ईमेल इज़ गूगल इज़ अ पॉसिबिलिटी। कोई भी ईमेल गूगल ना हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ईमेल और गूगल में कोई डिफाइंड रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। आप ईमेल पूरा का पूरा गूगल के अंदर लेकर जा सकते हैं, इससे कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं होगा, और पहले से डेफिनेट रिलेशन भी नहीं है, तो सर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ट्रू है। ऑल याहू बीइंग जीमेल इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे याहू के जीमेल होने की पॉसिबिलिटी। अब ये थोड़ा सा सर देखना पड़ेगा, क्योंकि याहू का कुछ पोर्शन क्या है, गूगल के अंदर है। अब याहू अगर मैं जीमेल के अंदर लेकर जाऊंगा तो ये कॉमन वाला पोर्शन भी चला जाएगा, इसका मतलब गूगल का कुछ पोर्शन जीमेल में चला गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सर मना किया था ना कि गूगल और जीमेल का सेक्शन एक दूसरे में नहीं जा सकता, नो का रिलेशन है। तो सर ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन पाई। तो करेक्ट आंसर आएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए ये सवाल देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेंसिल्स। कुछ बुक्स क्या हैं, पेंसिल्स हैं। इसका मतलब कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जो पेंसिल्स नहीं हैं। नो पेंसिल इज पेन। कोई भी पेंसिल क्या है, पेन नहीं है। एनी पेंसिल आर इरेजर।
एनी का मतलब क्या होता है सर? एनी का मतलब होता है ऑल पेंसिल आर इरेजर। तो पेंसिल पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा सर? इरेजर के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अब पहला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल बुक आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे बुक के पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है। नहीं सर, बुक और पेंसिल में तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन था ना, तो सारे के सारे कैसे हो सकते हैं? सम नॉट का जब रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है तो सर ये गलत हो जाएगा। ऑल पेंसिल आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे पेंसिल बुक हो सकते हैं क्या? हाँ जी सर, सारे के सारे पेंसिल ज़रूर आप बुक के अंदर लेके जा सकते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओनली सेकेंड फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल पॉज करके फटाफट से अटेम्प्ट कर लीजिए। लेट्स सी, एक बार देख लें फटाफट से। 40% चौक आर सैंड, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम की तरह बनता है सर। सम चौक आर सैंड। ओनली सैंड इज एयर, तो इसको कैसे लिख लेंगे? अभी के लिए ऐसे लिख लीजिए, ऑल एयर इज सैंड की तरह लिख लीजिए। अब इसमें से नो का स्टेटमेंट भी निकल के आता है, पर वो हम अभी नहीं लिखेंगे, वो एंड में लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑल एयर इज सैंड, एयर आपका पूरा का पूरा सैंड के अंदर। ओनली अ फ्यू सैंड आर डस्ट, कुछ ही सैंड ऐसे हैं जो क्या है? डस्ट है। इसका मतलब कुछ सैंड ऐसे भी हैं जो डस्ट नहीं है। 0.9% डस्ट इज आयरन, तो एक से ले सॉरी 0 से लेके 100% के बीच में जो भी परसेंटेज आए उसको सम की तरह लिखिएगा। तो सम डस्ट इज आयरन की तरह लीजिए, कुछ डस्ट क्या है? आयरन। चलिए यहाँ तक लिख लिया सभी ने। अब सर जो नो का रिलेशन था, अब आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। नो एयर इज, अब ए का किस किस से रिलेशन नहीं है? सी से नहीं है तो आ गया, डी से नहीं है तो ये भी आ गया, आई से नहीं है तो ये भी आ गया। इस तरह से आप इस्टेब्लिश किया करो, जब भी ओनली का स्टेटमेंट आए उसमें नो वाला जो पार्ट है इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सम चौक इज सैंड। कुछ चौक क्या है? सैंड है। बिल्कुल सही बात है सर, कुछ चौक सैंड है, ये बात बिल्कुल सही है। ओनली आयरन इज डस्ट, सिर्फ आयरन ही क्या है? डस्ट है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब इसको अगर आप नोट करें तो ये क्या बन जाएगा? ऑल डस्ट इज आयरन। तो सबसे पहले तो क्या सारे के सारे डस्ट आपको आयरन के अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या सर? नहीं सर, सारे के सारे डस्ट आयरन के अंदर नहीं दिखा रहे। क्या सारे के सारे डस्ट आयरन हो सकते हैं क्या सर? सर सारे के सारे डस्ट बिल्कुल आयरन हो सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे डस्ट बिल्कुल आयरन हो सकते हैं। अब सर इसके अंदर नो का भी रिलेशन आता है, वो भी देख लीजिए। नो डस्ट इज़, अब आयरन और सैंड के साथ तो ऑलरेडी रिलेशन है तो ये दिखा नहीं जाएगा, उसके अलावा क्या था? ए था और सी था। तो जब ऑल डस्ट आप आयरन करेंगे तो क्या डस्ट का हिस्सा या तो या तो एयर से या फिर चॉक से टच होगा क्या? नहीं सर, जब डस्ट का हिस्सा आयरन में जाएगा उसका ए से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल क्या हो जाएगी? साथ में इस्टेब्लिश हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ आप आराम से अटेन कर पा रहे हो दोनों स्टेटमेंट्स की, तो फिर तो सर आपका क्या आ जाएगा? ये पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट आ जाएगी। 1% सैंड इज़ आयरन। अब याद रखिएगा, परसेंटेज बोला है और डेफिनेट में पूछ रहा है, क्या 1% सैंड आयरन है क्या? नहीं सर, सैंड और आयरन का तो कोई रिलेशन ही नहीं पता। 1% छोड़िए, कोई भी परसेंट अभी नहीं पता है, तो सर ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। ये सीधा का सीधा क्या आ जाएगा? आपका गलत आ जाएगा। अब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोस। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को सेकेंड वाले कंक्लूजन में डाउट आने वाला है। काफ़ी लोग बोलेंगे सर सेकेंड कंक्लूजन तो गलत है, और वो गलत क्यों बोलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये बोलेंगे कि सर नो ओनली आयरन इज़ डस्ट में आपने नो डस्ट इज़ एयर और चॉक तो लिखा है, पर इसके साथ आपने सैंड क्यों नहीं लिखा सर? ये सैंड भी तो आना चाहिए, क्योंकि ओनली है, ओनली का मतलब तो यही होता है ना कि डस्ट सिर्फ आयरन के अंदर ही हो सकता है। सही बात है, मतलब यही होता है, पर वो होता है आपके जो कन्फाइंड जो आपकी सिनेरियो है उसके अंदर। जैसे कि अगर हम ऊपर बात करें, ऊपर हम स्टेटमेंट्स में बात करें, ऐसे एग्जाम्पल आपने बहुत देखे होंगे यार, जिसमें ओनली का स्टेटमेंट दिया जाता है और उस ओनली को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ नीचे स्टेटमेंट आपको दिखाई देता है। तब आप सोचते हो कि यार फिर ये ओनली का रिलेशन कैसे बैठा? बिल्कुल बैठता है यार, बिल्कुल बैठता है। तभी मैं ये जो नो वाला रिलेशन है आपने नोट किया, वो नो वाला रिलेशन मैंने उसी टाइम नोट नहीं किया था, जब मुझे पता चल गया कि यार एयर का किन किन के साथ रिलेशन है, ये मेरे को इस्टेब्लिश हो चुका है। अब जिन जिन के साथ रिलेशन नहीं डिफाइंड है उनके साथ मैं ओनली के थ्रू डिफाइन कर दूंगा नो का रिलेशन। वही बात यहाँ पर भी फॉलो करेगी कि हमारे जो सिनेरियो है उसके अंदर डस्टर का रिलेशन पहले से किसके साथ था सर? सैंड के साथ था।
डस्टर का रिलेशन अगर सैंड के साथ पहले से है तो ओनली के थ्रू आप नो का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सैंड नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं सैंड नहीं लिखूंगा तो इस बात से मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि डस्ट का कुछ पोर्शन सैंड के अंदर, ये तो पहले से ट्रू बात है यार, पहले से ये गिवन है तो ओनली के अंदर ये आपका सिनेरियो के अंदर नहीं आता है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसीलिए करेक्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने नो डस्टर या नो डस्ट इज़ एयर स्लैश चॉक लिखा है, सैंड नहीं लिखा है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड सेल्फ माई, आई होप मैंने अपने आप को अच्छे से आपको समझाया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप आगे के जो सेशंस हैं उनको भी देखिएगा। इस तरह के जो सवाल है, इस तरह के ओनली वाले जो कंक्लूजन है मैं बार बार लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर एक बारी में आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएँ तो सेकेंड या थर्ड टाइम तक आपके सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल सेट है, अल्फ़ाबेट सीरीज सेट है, 10 से 15 सेकेंड का टाइम, मोर देन सफिशिएंट। स्टार्ट करते हैं। इफ़ ऑल द कंसोनेंट्स ऑफ ईच वर्ड आर चेंज टू देयर नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी न्यू सच वर्ड्स विल बी फाउंड दैट हैव एग्जैक्टली 2 वोवल्स। एग्जैक्टली 2 वोवल्स चाहिए, सिर्फ कंसोनेंट चेंज करना है अगले से। एयर से स्टार्ट करते हैं, बी आ गया, एस आ गया, नहीं बैठ पाए, एक ही वोवल आया। एस से स्टार्ट करते हैं, एस से टी आया, एन से क्या आ गया सर, ओ आ गया, 2 वोवल्स आ गए, यू और ओ, ये मिल गया। ई और ए के साथ छेड़खानी करना नहीं, यहाँ पर ऐसा आ गया, 2 वोवल्स आ गए, ये भी मिल गया। बी से सी आ गया, टी से यू आ गया, 2 मिल गया सर, ये भी मिल गया। आई एन ई देख लेते हैं सर फटाफट से। आई और ई तो पहले से सेट है, एन की जगह क्या आ गया, ओ आ गया। अब सर ये सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 बोला था, ये नहीं बोला था 2 और मोर देन 2, एग्जैक्टली 2 बोला था। यहाँ तो 3 आ रही है तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो 1 2 3 कितने आ गए हैं सर, 3 आ चुके हैं, ऐसे 3 आ चुके हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड ये है और इसका सेकेंड लेटर क्या है, एन है। एंड द सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड ये है और इसका सेकेंड लेटर क्या है, यू है। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी लेटर्स इन दोनों के बीच में है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो यार सिंपल है, एन और यू के बीच में कितने आते हैं। अब ऑप्शंस देख लो, मोर देन 3 होंगे ना, मोर देन 3 तो होंगे ही होंगे, मोर देन 3 तो होंगे क्योंकि ओ पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 6 6 तो आ ही गए। अब इतने हमें देखने की ज़रूरत नहीं, हमें यही पता चल गया क्योंकि एन का आपको सभी को याद है कि यार ये 14 होता है, यू का 21 होता है। अब इसके बीच में कितने आ जाएंगे सर, इसके बीच में 6 आ जाएंगे। अब मोर देन 3 सीधा सीधा आंसर आ रहा है। चलिए लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। 10 सेकंड का सवाल है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड का लास्ट आर, सेकंड का लास्ट एन, थर्ड का लास्ट अच्छा राइट हैंड से, सॉरी ये गलती हुई ना, पूरा सवाल नहीं पढ़ा। अच्छा यहाँ से फर्स्ट इसका ई, फिर सेकंड ई, फिर थर्ड आपका आ चुका है आर और फोर्थ आ गया है आपका एन। अब निकालना क्या, मीनिंगफुल वर्ड्स पता नहीं। यार मीनिंगफुल वर्ड मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, रेंट दिखाई दे रहा है। और कुछ बन रहा है क्या, नहीं ये कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई मीनिंग नहीं है। ये भी कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ रेंट ही बन रहा है सर, एक ही वर्ड ऐसा बन रहा है, एक ही मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बन रहा है। चलिए क्या दिया हुआ है, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी सच वर्ड्स आर देयर विच विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा तो जो अगर वर्ड्स सॉरी लेटर्स को वर्ड्स के अंदर ही अरेंज कर दें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो किन वर्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एयर है तो सर एयर तो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे इसमें चेंज नहीं है। एस यू एन सर इसमें चेंज आएगा, ई आर इसमें चेंज आएगा, बी ई टी ये बिल्कुल सही है, आई एन ई सर ये गलत है। दो ऐसे आ रहे हैं सर, दो ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आज का फाइनल सेट है, बहुत ही अच्छा सेट है, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। एक ब्लड रिलेशन पजल है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। कितना टाइम चाहिए इसके लिए, वैसे तो यार इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है पर स्टिल आप 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 persons consist of a family spanning over 3 generations. Also there are 3 married couples
All the female members of the family are married. For every person in the family, either both or none of his parents are alive. I hope ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के अंडरस्टूड है। अब हम स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट के साथ। के इज़ द मदर ऑफ जे। के क्या है? मदर है जे की। के क्या है? मदर है किनकी? जे की। सी इज़ द फादर ऑफ के। सी क्या है? फादर है के। अब बोला गया था किसी भी पर्सन की फैमिली में या तो एक पेरेंट होगा या फिर दोनों पेरेंट होंगे। तो यहाँ पर एक एक आ गया है ना, तो इन दोनों को ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है सर, ऑलरेडी 1 2 3 4 5 प्लेसेस आ चुके हैं। और क्या दे रखा था? आई इज़ नॉट एन अनमैरिड पर्सन। अच्छा, आई अनमैरिड नहीं है, तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा? मैरिड हो जाएगा। तो आई का इस तरह से आप लिख लीजिएगा आई, और आगे कौन आएगा ये पता नहीं, अभी तक जेंडर नहीं पता ना। बोथ द डॉटर्स ऑफ ए हैव 2 सन्स एंड 2 ब्रदर्स। अच्छा, ए की जो डॉटर है, ए की जो बेटी रहेगी, उसके 2 तो क्या हैं? बेटे हैं, और 2 ही क्या आ रहे हैं? इसके भाई आ रहे हैं। 1 भाई 2 भाई। तो यार ये वाली जो अरेंजमेंट है, 3 जनरेशन चाहिए थे ना, 3 जनरेशन ये आ रखी, 1 2 3। ये ए कहाँ पर सेट हो रहा है सर? ए ये बहुत ही मज़े से यहाँ पर सेट हो रहा है। ये के उसकी डॉटर आ रही है, और उस डॉटर के कितने? 2 भाई चाहिए, तो ये रहे आपके 2 भाई। 2 भाई भी आ रहे हैं। अब इस डॉटर के 2 क्या थे? सन्स थे। और बोथ द डॉटर्स ऑफ ए, अच्छा दोनों डॉटर के, तो एक डॉटर तो ये है, मान लेते हैं ये उसके 2 भाई हैं, एक और डॉटर ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है सर, इसके भी 2 भाई हैं, इसके भी 2 भाई। भाई तो सेम हुए पर गिनती तो 2 ही आई ना दोनों के लिए। अब इन दोनों डॉटर्स के 2 बेटे भी हैं, तो एक बेटा ये हो गया, एक और बेटा कोई और हो जाएगा। अब इसके भी एक बेटा ये हो जाएगा और एक बेटा और हो जाएगा। अब अकेला पेरेंट तो हो नहीं सकता, तो इसकी भी शादी किसी ना किसी से तो 100% हुई होगी। ठीक है सर, ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लो भाई, 12 के 12 पर्सन आपके सेट हो गए बातों बातों में। डी मैरिड टू टी। डी की शादी किससे हुई है? डी की शादी टी से हुई है। ठीक है, टी इज़ द आंट ऑफ एच। टी क्या है? आंट है किसकी? एच की। ये कहाँ सेट हो रहा है भाई? सर ये तो एक ही जगह दिखाई दे रही है, ये वाली, और कोई जगह नहीं दिखाई दे रही, खुद देख लो। 3 ही मैरिड कपल थे, 1 2 3, 3 तो सेट हो ही चुके हैं। 3 ही मैरिड कपल थे ना, सारी बातें मैं जान रहा हूँ, सारी बातें दिमाग में है मेरे। 3 मैरिड कपल थे, तीनों की तीनों मैरिड कपल सर सेट हो चुके हैं। अब नया मैरिड कपल नहीं मैं ला सकता, तो यही एक जगह थी जहाँ पर डी और टी आ रहे। अब क्या बोल रखा था कि सर टी क्या है? ओहो ओहो, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? यहाँ पर टी और यहाँ पर टी, यहाँ पर सही लिखा था, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। अब टी क्या थी? 8 थी एच की, इसका मतलब एच किसकी संतान आ जाएगी? ये के की संतान आ जाएगी, ये आ गई सर। एस एंड आर आर कजिन्स ऑफ जे। एस और आर क्या है? जे के कजिन है, तो एस और आर यहाँ पर आ जाएंगे, ये रहे कजिन, बिल्कुल सेट। एम एंड ई बोथ आर द अंकल्स ऑफ एस एंड एच। एस और एच के अंकल कौन है? एम और ई। तो ये जो 2 भाई थे इनके, ये 2 भाई एम और ई आ जाएंगे। अब कौन बच गया सर? ये एक आई बचा था, मैरिड था। अब तो सर मैरिड था, अब जगह तो सिर्फ यही बची आई के लिए, यहाँ पर आपका आई भी सेट। लीजिए, आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। बहुत ही खतरनाक डायग्राम था, पर बहुत आराम से बनाए, बहुत आराम से बनाए। अब एक सवाल भी है इस पे, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू टी। एस का टी से क्या रिलेशन है सर? सर एस बेटा है टी का। एस कौन है? सन है, बेटा है टी का। ऑप्शन ई आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों जो आज हमने साथ में मिलकर सॉल्व किए। आई होप आज की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रही हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हो, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम लेवल सवाल मैं आपके लिए लेकर आया था। जनरली क्या रहता है, एक सेक्शन में मैं कोशिश ये करता हूँ 1 2 सवाल ऐसे हों जो कुछ अलग हों, जिसमें आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहे, और बाकी जो सवाल रहे वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस की भी साथ साथ हम प्रैक्टिस करें। अब इसके अलावा प्लस में मेरे ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि काफ़ी लोग आप में से जानते हैं, जो नए यूज़र्स हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी प्लस पे भी मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक कोर्स है 8 PM पे जो मेंस का रहता है, 8 PM पे मेंस का मेरा एक कोर्स रहता है, जहाँ पर मिसलिनियस टॉपिक्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। और 10 बजे रहता है प्री के लिए एक बहुत ही प्यारा कोर्स, जहाँ पर पजल्स, और जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया ना, वैसे ही वहाँ पर भी पजल्स और मिसलिनियस की और अच्छे से प्रैक्टिस होती है। और ये 2 सेशंस आप अच्छे से कर लें और साथ में खुद से 5 से 6 सेट निकालें पजल्स के, तो सफिशेंट रहेगी प्री की प्रिपरेशन। तो
ये सेशन अगर आप देखते हैं तो प्लस का जो कोर्स है उसको भी फॉलो कीजिएगा। अभी तक अनअकैडमी प्लस का आपने परचेस नहीं किया है तो यार टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवाई जाती है प्लस के प्लेटफॉर्म पे। जब आप प्लस के प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो सिर्फ मेरे कोर्सेज़ नहीं, प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो और देरी मत कीजिए, आज ही प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदिए। और जब भी खरीदिए तो भूलिएगा ना कि रेफरल कोड आप क्या यूज़ करेंगे, मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे और वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सीधा सीधा 10% का, 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट आपको मिलता है। अब इसके बारे में अगर आप और बातें जानना चाहते हैं तो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आप इस पर अपने नेम के साथ मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।